अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। घर के भेदी ने लंका ढा दी। 9 मई की साजिश का असल जिम्मेदार कौन है? किसने नौजवानों की जहनसाजी की? किसने हसास तंसीबात पर हमलों के अहकामात दिए? साजिश कहां तैयार हुई? इन सब सवालों का जवाब आज मिल गया। चेयरमैन पीटीआई के करीबी साथी और साबिक मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवान उस्मान डार ने 9 मई की साजिश का जिम्मेदार चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को करार दे दिया। कामरान शाहिद से गुफ्तगू करते हुए उस्मान डार ने पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। उनके बकौल 2022 में लॉन्ग मार्च आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए किया गया। 9 मई के हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। उस्मान डार ने मजीद इंकशाफ किया कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी मंसूबाबंदी जमान पार्क में इमरान खान की जेर सदारत इजलास में हुई। उनके बकौल चेयरमैन पीटीआई ने नौजवानों की जहन साजी की, जिसका रद्द-ए-अमल 9 मई को सामने आया। चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी रिहाइश गाह के बाहर ह्यूमन शील्ड बनाकर रहते थे। उस्मान डार के बकौल हमाद अजहर, मुराद सईद, आजम स्वाति और फरूख हबीब फौज मुखालिफ और चेयरमैन इंसाफ के सबसे ज्यादा करीब। आपको याद दिलाते चले कि 28 सितंबर को 9 मई की तहकीकात करने वाली जेआईटी ने जिन्ना हाउस पर हमले समेत 11 मुकदमात की तहकीकात मुकम्मल करके चालान इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में जमा कराया, जिसमें चेयरमैन पीटीआई और पार्टी रहनुमा उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर गिरफ्तार मुलजिमान को कसूरवार करार दिया गया। जबकि आज लाहौर पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान और पार्टी के रहनुमा असद उमर की 9 मई जिन्ना हाउस हमले केस में गिरफ्तारी भी मांग ली है। थोड़ा सा अगर प्रोग्राम में आगे बढ़े तो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वापसी की अगर बात की जाए, चंद रोज उसमें रह गए हैं, जिसके लिए नून लीग भरपूर तैयारी भी कर रही है। लेकिन नवाज शरीफ वतन वापसी पर क्या बयानिया लेकर आए, ये एक ऐसा सवाल था जिसका अभी तक वाज़ेह जवाब नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज नून लीग के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपने हल्के में कारकुनों से खिताब में इस सवाल का जवाब भी दे दिया। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की के दौर को दोबारा चलाने के लिए और हिंदुस्तान से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए। यानी ये अब तकरीबन क्लियर हो चुका है कि नवाज शरीफ जो हैं वो टकराव का बयानिया लेकर आगे नहीं जाएंगे। साबिक वजीर आजम जो हैं वो दूसरी तरफ मुल्क में इंतखाबात में एक बार फिर इल्तिवा की चेमगोइयों पर उन्होंने कुछ ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन ये चेमगोइयाँ हो रही हैं जो ना सिर्फ अवाम बल्कि सियासी हलकों के लिए भी तशवीश का बायस बन रही हैं। मुल्क के सीनियर सियासतदान इस वक्त आम इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद ना होने, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की रिटायरमेंट की सूरत में जो है वो ब्लैक कॉरिडोर नजर आने की बातें कर रहे हैं, जो यकीनी तौर पर ना सिर्फ मुल्क की सियासत बल्कि खुद मुल्क के लिए भी अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कई रोज से नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, अब यह भी कह रही है कि नून लीग समेत दीगर जमातों को चाहिए कि इंतखाबात का वो मुतालबा करें, क्योंकि लग ऐसे कि पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम बाकी जो सियासी जमातें हैं उन्हें हुकूमत चाहिए, जमहूरियत नहीं। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल और साबिक वजीर दाखिला जनाब एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। 9 मई को साने ही पुकारा जाता है, जो उस दिन फौजी तनसीबात के साथ और शोदा की यादगारों के साथ जिस तरह से इन जत्थों ने किया। लेकिन आज जो उस्मान डार के इंकशाफात हैं, क्या ये चौंका देने वाले हैं, हैरत अंगेज हैं आपके लिए भी, या आप समझते हैं कि मजीद ये मामला जो है आगे जाके मजीद वाज़ेह होगा कि अहकामात किसने दिए थे और किसके हुक्म पर यह सब कुछ हुआ? देखिए आदिल, मैं समझता हूं कि इस मुल्क में अवाम की अक्सरियत को पहले से ही ये तमाम वाकयात मालूम है और हमें कभी इस बारे में शक नहीं रहा कि 9 मई का जो सानिया है उसका मास्टरमाइंड कौन था। और जितनी भी शवाहिद इससे पहले भी आ चुके हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इमरान खान साहब और उनके गिर्द एक खास ज़हनियत के लोग थे जिन्होंने ये मंसूबा बनाया, और इस मंसूबे के मकासद कोई सियासी नहीं थे बल्कि बड़े घनौने थे। एक तरफ तो ये चाहते थे कि फौज के अंदर खुदा ना खास्ता ऐसे हालात ये पैदा करें जिससे कोई तकसीम पैदा हो, दूसरी तरफ इनकी पुश्त के ऊपर जो गैर मुल्की इनके हमायती थे वो इनके जरिए पाकिस्तान की रियासत को दुनिया के सामने एक कमजोर रियासत
जिसमें कि फौज के इदारे में भी तकसीम हो गई है और फौज का इदारा जो है वो अब अवाम के गैज़ो गज़ब का शिकार है। और इस तरह का तासुर देके वो पाकिस्तान की एटमी सलाहियत के हवाले से लोगों में शकूक व शुबहात पैदा करना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश थी जिसको मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम ने नाकाम बनाया। उनके इस पूरे खेल के अंदर लोगों ने हिस्सा ना लेकर चंद 100 लोग या चंद दर्जन लोग ज्यादा से ज्यादा मुख्तलिफ जगहों पर इकट्ठे हो सके, उससे ये नाकाम हो गया। एहसन साहब, ये बताएगा कि एक उस्मान डार ने जो दूसरा इंकशाफ किया कि ये सब कुछ करवाया जा रहा था जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए, और जब वो नहीं रुकी उसके बाद फौज में बगावत करवाने के लिए और ताकि उनको ओहदे से हटाया जाए। चूंकि उस वक्त आप हुकूमत का हिस्सा थे और इस डिसीजन मेकिंग में जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के बहुत सारी चीजों के आप भी यानी शायद हैं। कितना वजन है उस्मान डार की इस बात में कि उन्होंने आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने की कोशिश की थी उस वक्त? जी, मैं समझता हूं कि ये उनकी बातें दुरुस्त हैं, क्योंकि इस तरह के पहले भी अंदिए थे कि पीटीआई की तरफ से ऐसी पेशकश हुई थी कि अगर हुकूमत ये यकीन दहानी कराए कि जनरल आसिम मुनीर को वो आर्मी चीफ नहीं मुकर्रर करेगी तो पीटीआई बहुत सारी शराइत पर बातचीत के लिए तैयार है। तो वो न जाने क्यों उनसे खौफजदा थे या नाला थे या क्या वजह थी या क्यों नहीं चाहते थे कि उनकी तकर्री हो सके। तो ये सब चीजें अगर आप एक तनाजुर में देखें, ये इमरान खान साहब का जो सियासी तर्ज अमल था और जो तरीक़ेकार था, उन्होंने पाकिस्तान के हर तबके में हर इदारे के अंदर पोलराइजेशन के जरिए तकसीम पैदा की। एक आखिरी इदारा जो कि इससे बचा हुआ था वो पाकिस्तान की फौज थी। और आपने देखा वो जलसों में खुलेआम दावत देते थे हमारे फौजी अफसरान की फैमिलीज को, फौज के अफसरान को, कि वो हाई कमान के खिलाफ हुक्म ना माने, उनकी हुक्म अजूली करें। और इससे पहले उनके जो एक बहुत मुशीर थे शहबाज गिल साहब, वो भी इसके लिए वज़ीर हिरासत भी रहे। तो ये सारी चीजें अगर आप मिलाकर देखें तो एक लगता है कि बहुत ही घिनौनी साजिश थी जिसका निशाना फौज ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की रियासत थी। ये एहसन साहब, जो आप फरमा रहे हैं कि पीटीआई ने यह पेशकश की थी कि अगर हुकूमत ये यकीन दहानी करा दे कि आसिम मुनीर को चीफ ऑफ स्टाफ नहीं बनाया जाएगा तो उसके बाद मामलात हुकूमत से सेटल हो जाएंगे, ये बाकायदा पेशकश की गई थी पीटीआई की तरफ से। देखिए, जो उनकी गैर रस्मी बातचीत होती थी हमारे कुछ लोगों से, उसमें उन्होंने इस तरह के इंदिए भी दिए थे। तो मैं समझता हूं कि ये उनकी सारी जो खेल था, इसका मकसद फौज के अंदर एक तकसीम पैदा करना था। और ये चाहते थे कि जैसे इन्होंने अदलिया में एक तकसीम पैदा की है, उसी तरह फौज के अंदर भी ये पोलराइजेशन पैदा करें। और अगर हमारे रियासती इदारे इस तरह मफलूज हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान की रियासत की साख या पाकिस्तानी रियासत की जो इमेज है उसमें क्या लोग इत्मीनान रख सकते थे। 9 मई को की गई, और इसमें किसी हद तक मैं खुद को भी हम अलहदा नहीं कर सकते। जब इन्होंने 2014 में पार्लियामेंट पे हमला किया था तो उस वक्त अगर इनको करार वाकई सजा मिल जाती तो शायद ये चैप्टर बंद हो जाता। लेकिन उस वक्त हमने पॉलिटिकल टॉलरेंस के जज्बे के तहत या इस हवाले से कि सियासी इंतकामी कार्रवाई का तासुर ना जाए, उससे सरफे नजर किया। हालांकि मैं समझता हूं कि उस वक्त जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था तो इनका ओपन ट्रायल होना चाहिए था और उसी तरह इनको सजाएं देनी चाहिए थी जिस तरह अमेरिका में कैपिटल हिल के ऊपर हमला करने वालों को सजाएं मिल रही हैं। ठीक, लेकिन ऐसा साहब एक तासुर ये भी है और पीटीआई का ये बड़ा मजबूत एक दावा वो करती हैं कि हमारे वो रहनुमा जो कि चेयरमैन पीटीआई को और पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते, उन्हें उठा लिया जाता है, उसके बाद वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो ये सरासर सियासी इंतकाम है। अब आप खुद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का 4 साल हिस्सा रहे हैं और उस वक्त हम जैसे लोग खुल के बोलते थे। आज अगर ये तासुर उभर रहा है तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की हो कि जो पहले लोगों को मालूम नहीं है, या खुद पीटीआई के वो लोग बात नहीं कर चुके जिनको ना कोई लापता होने की शिकायत हुई, ना उन्हें गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे पीटीआई के रहनुमा जो गिरफ्तार नहीं हुए
वो पहले ही इन चीजों का इकरार कर चुके हैं और इनकी तस्दीक कर चुके हैं। तो लिहाजा ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो पहले लोगों के इल्म में नहीं, या पहले खुद पीटीआई के वो रहनुमा के जो गिरफ्तार नहीं हुए या उनके बकौल लापता नहीं हुए, उन्होंने ये बातें नहीं की। तो ये सारी चीजें, कड़ियां जो है उसी एक साजिश को बेनकाब कर रही हैं, जो पहले से ही लोगों को मालूम है और पीटीआई के दीगर रहनुमा उसकी तस्दीक कर चुके हैं। ठीक, एहसन साहब, मियां साहब की स्टेटमेंट आई, जनरल फैज, जनरल बाजवा, साकिब निसार, उनके एहतसाब की जो 3-3.5 साल नून लीग के साथ हुआ, चेयरमैन पीटीआई को इक्तदार में लाने के लिए नवाज शरीफ को निकलवाया गया, वो एक पूरा वो है, उस बहस में नहीं पड़ते। फिर उसके बाद बैक ट्रैक ऐसे किया जाता है कि अब वो बात नहीं की जा रही, अब ये कहा जा रहा है कि जी हम मफामत के साथ और मुल्क को इकोनॉमिकली ट्रैक पर लाने के एजेंडे और खुशहाली के एजेंडे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसकी तस्दीक आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कर दी है। तो ये अब तय हो चुका है कि आगे जाके मुस्लिम लीग नून जो है इन इंडिविजुअल्स के एहतसाब की बात नहीं करेगी, और फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट। मैं समझता हूं कि इस वक्त हमें जिस मुआशी चैलेंज का सामना है, इसकी मिसाल ऐसे है कि किसी घर की चार दीवारी पे आग लगी हो, और अगर उसके मकीन उस वक्त जबकि चारों तरफ आग लगी है एक दूसरे के साथ ये स्कोर सेटल करने लग जाए कि ये आग किसने लगाई है, तो वो आग पूरे घर को जला के खाकस्तर कर देगी। तो इस वक्त तो जरूरत है कि हर किसी को हाथ में बाल्टी दी जाए, वो आग के ऊपर पानी फेंके और उस आग को बुझाए, ताकि हम अपने घर को बचा सकें। और मैं समझता हूं कि जब इलेक्शन हो जाएगा तो इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ साहब, जो कि पाकिस्तान के सीनियर तरीन स्टेट्समैन हैं, उनके पास ये पोजीशन होगी कि वो एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग का आगाज करें, जिसके नतीजे में कोई ग्रैंड नेशनल रिकंसिलिएशन हो, जिससे ये कौम जो कि मुंतशिर हो चुकी है सियासी तौर पे, इदारा जाती सतह पर और वफाक की सतह पर, इस कौम को दोबारा जोड़ने का बंदोबस्त किया जाए। चूंकि इन तमाम बुहरानों से हमें अगले 5 से 10 साल एक जुड़ी हुई, एक आपस में सीसा पिलाई हुई दीवार बन के मजबूत कौम के तौर पे ही आगे बढ़ना है। और अगर हमने एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स किए मजीद, तो हम फिर धंस जाएंगे उन कर्जों के अंदर। देखिए आदिल, अगले 3 सालों में तकरीबन 70 से 72 अरब डॉलर के हमने कर्जे अदा करने हैं। अगर हमने दूसरों से भीख नहीं मांगनी, अगर हमने मजीद कर्जे लेकर ये कर्जे अदा नहीं करने, तो हमें अपनी पैदावारी सलाहियत में एक बड़ी जस्त लगाने की जरूरत है। और वो तभी मुमकिन है कि जब हम मुल्क के अंदर अमन को, इस्तेहकाम को, पॉलिसीज के तसलसल को और इस्लाहात के नफाज को यकीनी बनाएं। और ये काम तभी होगा कि जब एक ग्रैंड अंडरस्टैंडिंग पूरी नेशन के अंदर होगी और एक एज ए टीम पाकिस्तान वी विल मूव फॉरवर्ड। ये ग्रैंड अंडरस्टैंडिंग एहसन साहब माइनस पीटीआई होगी या पीटीआई के साथ भी होनी चाहिए? पीटीआई के वो लोग के जो जमहूरी तर्ज अमल पे यकीन रखते हैं, उनके लिए बिल्कुल मैं समझता हूं कि सियासत में गुंजाइश होगी और उनका किरदार भी होगा। लेकिन जो लोग 9 मई के मुजरिम हैं, उनको अगर किसी रिकंसिलिएशन के नाम पे आप माफी देंगे, तो मैं समझता हूं फिर तो आपको जो जेलों के अंदर दहशतगर्द बंद हैं उन सबको भी आप माफी दे देनी चाहिए। तो लिहाजा अगर अमेरिका जैसे मुल्क में जो जमहूरियत का खुद दावा करता है कि सबसे बड़ा लीडर है, वहां पे भी कैपिटल हिल के मुजरिमों के लिए किसी किस्म की माफी नहीं, और उन्हें 18-18 साल की कैद सुना के जेलों में डाला गया है और हजारों की तादाद में है वो लोग। तो फिर पाकिस्तान अपने इन जराइम पर किस तरीके से नजरअंदाज कर सकता है? अगर आप इनको छोड़ेंगे, कल को किसानों का जुलूस निकलेगा, मजदूरों का निकलेगा, क्लर्कों का निकलेगा, सबका दिल करेगा हम भी थोड़ी सी कोई छेड़छाड़ जाके छावनी के अंदर कर लें, शायद हमारी बात ज्यादा सुनी जाए। तो कौम को या निजाम को कुछ उसकी सैंक्टिटीज हैं जिनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और रियासत के इदारे भी किसी भी मुल्क के लिए एक रेड लाइन होते हैं। शख्सियात रेड लाइन नहीं होते, रियासत रेड लाइन होता है, आइन रेड लाइन होता है, और रियासत के इदारे रेड लाइन होते हैं। क्योंकि अगर ये मुनज़्ज़म हो जाए तो फिर रियासत का वजूद कायम रहना मुश्किल हो जाए। ठीक, अच्छा
ठीक। एहसन साहब, ये बताइएगा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होने हैं, लेकिन आज रज़ा रब्बानी साहब ने भी एक खत लिखा, वो मुतालबा कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक डेट आप दे दें इलेक्शन कमीशन को। और खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं आपकी तरफ इशारा करके कि आप हुकूमत चाहते हैं, आपको जमहूरियत से कोई गर्ज नहीं, 90 दिनों में ये इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर इलेक्शन जनवरी के लास्ट वीक से किसी भी वजह से डिले होते हैं, नून लीग का क्या मौकिफ होगा? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को तजवीज दी थी कि किस तरीके से जो हल्का बंदी का अमल है उसको मजीद 10 से 15 दिन कम किया जा सकता है। और हमारी उन तजावीज की रोशनी में 15 दिसंबर की जो हतमी हल्का बंदी शाये करने की तारीख है वो 30 नवंबर तक 15 दिन पीछे हुई। और हम मुतालबा करते हैं कि आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होना चाहिए। अगर किसी भी बुनियाद पर इसका इल्तवा किया गया, ना वो मुल्क के लिए ठीक है, ना वो मईशत के लिए ठीक है, और ना आइन के हवाले से उसकी कोई गुंजाइश निकलेगी। तो इसलिए पीपल्स पार्टी का ये कहना कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं एक अच्छा मुतालबा है, लेकिन वो तमाम जमातें जिन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मर्दमशुमारी की इत्तफाक राय से मंजूरी दी थी, वो सब जानती थी कि अगर मर्दमशुमारी की मंजूरी और नोटिफिकेशन होगी, इसके बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो नई हल्का बंदी के अमल का आगाज करे और उसे मुकम्मल करने के बाद ही वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी करेगा। ठीक। एहसन साहब, आखिर में क्या शाहिद खाकान अब्बासी की अलविदाई मुलाकात थी मियां साहब से? मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी बात नहीं होगी, चूंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारा एक कीमती असासा हैं और लिहाजा उनके हो सकता है कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों, कुछ पॉलिसीज़ के हवाले से ख्यालात हों, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, तो उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि उनका ज़रूर इजाला होगा और वो हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानी है। मेरे साथ वो जेल में भी रहे और बड़ी साबित कदमी के साथ रहे, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मामला ठीक होंगे। ठीक। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले सहाफ़ी हसन अयूब से बात करेंगे कि आज जो उस्मान डार के इंकशाफात हैं, ये मामला कहां जाके रुकेगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। उस्मान डार के तहलका खेज इंकशाफात के बाद खबर यह है कि शायद पीटीआई का एक और अहम रहनुमा जो है वो भी किसी भी वक्त तकरीबन इसी किस्म के इंकशाफात जो हैं, जो कि मीटिंग कहाँ हुई थी, 9 मई को प्लान किसने किया, वो भी मामला हो सकता है। और ये मामला किस तरफ जाएगा, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, जो आज उस्मान डार ने जो इंकशाफात किए, आपने तकरीबन एक हफ्ता पहले एक ट्वीट की थी कि मजीद कुछ लोग जो हैं वो अब सामने आएंगे। क्या मजीद लोग भी आ सकते हैं सामने? बहुत शुक्रिया आदिल। बिल्कुल, लोगों ने तो अब आना है, क्योंकि देखिए, एक साजिश जो है वो तैयार हुई रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, और ना सिर्फ वो एक उसका प्लान बनाया गया, मुंसूबाबंदी की गई, बल्कि उसको एग्जीक्यूट किया गया 9 और 10 मई के वाकयात में। और ये चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है इन्वेस्टिगेशन से भी कि ये बाय डिजाइन था, और ये पहले से इसकी तैयारी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी। तो आज जो उस्मान डार साहब ने जो इंकशाफ किया है, ये तो पहले ही हमारे जो रियासती इदारे हैं जो तफ्तीश कर रहे थे इस मामले की, वो इस तक पहुंच चुके थे। तो आज उस्मान डार साहब ने सिर्फ एक जो है एक एडिशन ये हुआ है कि एक गवाह आ गया, मजीद एक गवाह जो कि 9 मई के वाकयात के बाय डिजाइन होने के और इमरान खान साहब के इस सारे मामले में मास्टरमाइंड होने के से मुतल्लिक जो है वो उसने जो है वो बयान दे दिया है। दूसरी बात ये है कि अब ये मामला, क्योंकि ये पहले जो इमरान खान साहब का मुकदमा है, ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा था, तो अभी उसमें भी जो है वो 1-2 गवाह तो ऐड हो चुके हैं। एक गवाह तो आगे उस्मान डार साहब, और दूसरा वो जिसका नाम ले रहे हैं वो आमिर क्यानी साहब का है, और मजीद 1 से 2 गवाह जो है इस मामले में मजीद भी आ सकते हैं, जो कि इसको खासा मजबूत कर देंगे। एक चार्जशीट जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ है। अब देखना यह है कि ये मामला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा या यहाँ से ये केस ट्रांसफर हो जाएगा मिलिट्री कोर्ट्स को। तो बजाय मेरे जो हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ये मामला मिलिट्री कोर्ट्स में जाना नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो सेक्शन 21B का सेक्शन 2 है, उसके तहत ये फैसला करना होता है कि ये जो केस है
ये मिलिट्री कोर्ट्स के तहत आर्मी एक्ट के तहत जो ये ट्रायल होगा या नहीं होगा, तो इट्स अ फिट केस कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मामला अब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा। अच्छा हसन, लेकिन जो पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये समझते हैं कि ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उनके रहनुमा गायब हो जाते हैं, फिर वो जब आते हैं तो वो ऐसे बयानात उनसे दिलवाए जाते हैं और उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। देखिए ये तो ऑफ कोर्स जिस तरीके से अब वो इस बात का कन्फेशन तो नहीं करेंगे कि जी हमने बाय डिजाइन ये सारा अमल किया है, लेकिन वोट से जो है वो लिंक्स अगर आप उनको जोड़े तो वो चीज सामने आ रही है। और सेकंड इस तरह की बात यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स में भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का केस जाता है तो वहां पर भी सजा वही है जो कि इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में है। तो अभी तो वो सिर्फ ये अपने आप को जो है वो एक किस्म का जो है वो क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शायद इस्टेब्लिशमेंट या कोई इदारे जो है वो नहीं चाहते कि वो इलेक्शन लड़े और इस वजह से उनको पोलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। लेकिन देखिए इदारों को कोई मसला नहीं था चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन जब आपने इदारे के ऊपर हमला किया है, आप आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में पहले आपने जो है उससे मुतालिक उसको रोकने के लिए आपने लॉन्ग मार्च की और जब वो नाकाम हुई तो फिर जब वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बन गए तो फिर आपने फिर एक और साजिश जो है वो घड़ी और उसके तहत आपने ये किया कि किसी तरीके से फौज के अंदर बगावत हो जाए। तो इस तरह तो नहीं होता। आर्मी चीफ जो है अगर आप अपने दाएं देखते हैं तो 7 लाख फौज दाएं देखती है और अगर आर्मी चीफ बाएं देखें तो 7 लाख फौज बाएं देखती है। तो उन्होंने समझा कि जो है वो इस तरीके से वो पाकिस्तान के रियासती इदारे पर हमला होकर वो कामयाब हो जाएंगे। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। पाकिस्तान की फौज ना सिर्फ मुलजिम है बल्कि अफवाज पाकिस्तान से जो पाकिस्तान की कौम है वो भी प्यार करती है। अच्छा सर, दूसरा ये बताइएगा क्या आपको जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं और उस इलेक्शन में पीटीआई बतौर जमात हिस्सा लेते नजर आ रही है आपको? देखिए अब तो जो हालात जिस तरह के सामने आ रहे हैं और जिस तरह की चीजें अनअर्थ हो रही हैं, अभी किसी किस्म की भी क्यास आराई करना जो है वो कब्ल वक्त होगा। लेकिन बजाय आज की अगर जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर मैं इसकी बात करूं आदिल साहब, तो आज तो वो लोग जो 9 मई में मुलव्वस हैं उनको तो मैं इलेक्शंस में नहीं देख रहा, लेकिन वो लोग जो कि 9 मई में मुलव्वस नहीं है उनके लिए तो वो आम शहरी है और वो इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकते हैं। अब फॉरेन फंडिंग वाला केस जो है वो बड़ा अहम है। उसमें देखना ये है कि क्या जो फॉरेन फंडिंग आई है या प्रॉपर्टी फंडिंग आई है उसके तहत क्या कोई जो क्या से कहते हैं सजा हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या वो उसके ऊपर पाबंदी आयद हो सकती है, ये तो वक्त साबित करेगा। लेकिन वो प्रोसेस वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इतना तेज नहीं है। तो आज की सूरत हाल को देखते हुए तो मैं यही कहूंगा कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में होगी। बैलेट पर बल्ले का निशान मुझे आज दिखाई दे रहा है, कल क्या होता है ये तो अल्लाह को मालूम है। हसन अयूब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का जिसके शायद खकान अब्बासी की कुछ लोग दावा कर रहे हैं अलविदाई मुलाकात थी नवाज शरीफ साहब के साथ। एहसन इकबाल साहब का भी तजिया हमने सुना। अगर उन्होंने पार्टी बनानी है वो मुस्तफ़ा नवाज खोकर और मिफ्ता इस्माइल के साथ मिलकर बनानी है, तो इस पर तफसीली गुफ्तगू हम करेंगे ब्रेक के बाद कि अगर शायद खकान नून लीग में ही रुकने का फैसला करते हैं तो फिर मुस्तफ़ा नवाज खोकर और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनका अगला लाए अमल क्या होगा। ब्रेक के बाद ये इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखना ना भूलिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी जो थे वो खासे नाराज़ थे अपनी पार्टी से, पार्टी पॉलिसी से भी खुश नहीं थे। पार्टी की 16 महीने जो हुकूमत रही उन पर भी उन्होंने पब्लिकली तनकीद की। शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से भी खुश नहीं थे और उन्होंने बार बार ये बयान दिया, हमारे प्रोग्राम में भी बार बार यही कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। उनकी मुलाकात हुई साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से लंदन में। क्या मामला तय पाएंगे और आगे वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि उन्होंने अगर अपनी जमात बनानी थी वो मुस्तफ़ा नवाज खोकर, मिफ्ता इस्माइल और कुछ अपने हम ख्याल लोगों दोस्तों के साथ मिलकर बनानी थी। इस वक्त मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हमारे साथ हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपकी नई सियासी जमात की तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी होंगी। शाहिद खकान अब्बासी साहब की कल मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब के साथ, उसके बाद क्या आपकी उनसे बात हुई कि आगे चलकर उनके इरादे क्या हैं और जो सियासी माहौल इस वक्त बन चुका है उसमें यकीनी तौर पर एक नई सियासी जमात बनाना आपके लिए चैलेंजिंग होगा?
जी, मेरी उनसे कोई बात तो नहीं हुई। जुम्मे को गालिबन वो वापस आ रहे हैं वहां से, और ये ऐसी गुफ्तगू है कि जो फोन पर बैठकर की नहीं जा सकती। वो वापस आएंगे, उनसे मुलाकात होगी, जी उसमें उनसे हाल अहवाल जानेंगे। और जहां तक मुल्क की सियासत और चैलेंजेस का जिक्र है, तो वो गुफ्तगू पहले भी कई बार हो चुकी है। वो खुद बरमला कर चुके हैं ये गुफ्तगू, और जो उन्होंने गुफ्तगू की मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद, वो भी आपके सामने है। उसमें उन्होंने ये कहा, तस्लीम किया कि मुल्क में एक नई पार्टी की गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने दीगर भी जो गुफ्तगू की वो भी आपके सामने है। तो I'd rather wait for him to come back and give his own point of view, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ। ठीक मुस्तफा साहब, अगर तो शायद खाकान साहब आपके साथ नहीं आते, नून लीग में ही रहने का फैसला करते हैं, तो क्या आप और मिफ्ता इस्माइल साहब फिर भी अपनी सियासी जमात बनाएंगे? और क्या आप समझते हैं कि आपके सियासी कैरियर के लिए वे फॉरवर्ड यही है कि अपनी सियासी जमात बनाई जाए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है आदिल भाई कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर हमारे सामने है, और एक बहुत बड़ा मुल्क को जो बहरान दरपेश है वो भी हमारे सामने है। तो इट इज इन दीज टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ये बहरान होते हैं कि जिसमें सियासी पार्टियों के फेलियर भी सामने आते हैं जब उनके पास कोई उसका हल नहीं रहता, और उसी में फिर एक गुंजाइश नई सियासी जमात की भी पैदा होती है, नए आइडियाज की भी पैदा होती है। तो गुंजाइश तो इस वक्त जितनी मौजूद है शायद इससे पहले कभी ना थी। और जिस सूरत हाल का हम शिकार हैं उससे निकालने का हल भी हमें सोचना होगा, तजवीज करना होगा। लेकिन जो बात रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि जो पार्टीज इन फील्ड है उनके पास कोई हल रह नहीं गया। तो इस सूरत हाल में हम जो बाकी दोस्त हैं, हम यही समझते हैं, मैं कम अज कम यही समझता हूँ कि शायद खाकान साहब का स्टैचर इतना है, उन्हीं का इतना स्टैचर है कि अगर हम कोई पार्टी बनाने की गुफ्तगू करते हैं तो उसमें उन्हीं का कलीदी किरदार हो सकता है। उनके बगैर ऐसा करने के लिए फिर कोई शख्स ऐसा जिस हम मेरा या कोई और दोस्तों का इतना स्टैचर नहीं है कि ये कदम हम अपने तय उठा सकें। फिर जब उस सूरत हाल का सामना आएगा तो तब हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। अभी तो फिलहाल देखते हैं कि शायद खाकान अब्बासी साहब वापस आते हैं और वो क्या अहवाल सुनाते हैं और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। अच्छा, मैंने शायद खाकान साहब से ऑन एयर भी कई दफा पूछा, ऑफ एयर भी पूछा, अगर आप हम नजर डालें तो पाकिस्तान की इस वक्त 2-3 बड़ी सियासी जमातें वो खानदानों और शख्सियात पर ही चल रही हैं। शरीफ खानदान है, भुट्टो खानदान है, तहरीक इंसाफ में इमरान खान है। आपकी बात ठीक है, शायद खाकान साहब साबिक वजीर आजम है, पाकिस्तान के एक बेहतरीन सियासतदान है, लेकिन वो खुद भी इलेक्शन जो है वो नवाज शरीफ के नाम पर वोट लेकर जीतते हैं। ऐसे में अगर एक सियासी जमात बने जिनमें कोई बड़ा खानदान और वो ना हो, तो क्या आप समझते हैं कि आसानी से जगह बना पाएंगे आप? देखिए, आसान तो कोई चीज नहीं होती, ये एक मुश्किल सफर है। पहले दिन से ही मैं समझता हूँ कि ये इस सफर में एक लंबी तकदो और जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। देयर आर नो शॉर्टकट्स। लेकिन वो जिस तरह कहते हैं कि 10,000 मील का भी अगर सफर हो तो वो पहले कदम के साथ बढ़ता है। तो जो पहला कदम इस ज़िमन में उठाना है वो देखते हैं कि बाकी दोस्त मुशावरत के साथ उसका क्या फैसला करते हैं। ठीक। लेकिन उसमें जो आपने जिक्र किया शख्सियात का कि पाकिस्तान में शख्सियात के गिर्द ही सियासत घूमती है, तो शायद यही वजह है कि आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं। रिफॉर्म के इर्द गिर्द, इश्यूज के इर्द गिर्द सियासत पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं घूमती। आज अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ का इसमें कोई शक नहीं कि उनका एक बहुत मकबूल बयानिया है। इस वक्त अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा है, लेकिन वो मकबूलियत प्रोग्रेस की वजह से तो नहीं है, इश्यूज के ऊपर डिलीवरी की वजह से तो नहीं है। उसके जो रीजंस हैं उसमें सरे फहरिस्त जो रीजन है, जो बयानिया है उनका, वो मजलूमियत का है, अवाम की उनसे उस बुनियाद पर हमदर्दी का है। और फिर जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे अवाम की मायूसी में वो उनके साथ लोग खड़े हैं। तो हमारी सियासत का तो अलमिया ही ये रहा है कि रिफॉर्म्स के ऊपर गुफ्तगू नहीं है, गुफ्तगू शख्सियात के ऊपर है। तो हम शायद खाकान अब्बासी साहब का बतौर वजीर आजम पाकिस्तान बतौर एक एक्सपीरियंस तो है, उनका बतौर वजीर एक एक्सपीरियंस है, मिफ्ता इस्माइल साहब का बतौर फाइनेंस मिनिस्टर एक एक्सपीरियंस ठीक है। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये आपको जरूरी है, चाहिए अगर आपको पाकिस्तान को मीनिंगफुली किसी एक अच्छी डायरेक्शन में डालना। योर फर्स्ट जॉब शुड नॉट बी बीइंग कि आप पहली आपकी नौकरी ये हो कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान के। और जो अब इमरान खान साहब को जो मुश्किलात दरपेश आई शायद वो इसी वजह से आई
कि हुकूमत में आने के बाद जो उनकी गुफ्तगू थी कि मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि हुकूमत कैसे चलती है, यहाँ पर क्या होता है और किस तरीके से चलाई जाती है। तो इन चीजों का तजर्बा भी होना जरूरी है और हम समझते हैं कि वो एक्सपीरियंस और तजर्बा और वो रिफॉर्म एजेंडा हमारे पास है। हमने पूरे पाकिस्तान में घूम फिर के क्वेटा हो, कराची हो, पेशावर हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, हैदराबाद हो, इन जगहों पर रिफॉर्म की गुफ्तगू की है, लोगों को सुना है कि उनकी क्या राय है, जो हमारे मसाइल हैं वो किस तरीके से उनके हल किए जा सकते हैं और सोल्यूशंस मौजूद है पाकिस्तान को राइट ट्रैक पे डालने की। सिर्फ कॉम्पिटेंस और आपको सिंसियरिटी चाहिए तो आप इंशाल्लाह उस पर जरूर पाकिस्तान को डाल सकते हैं। तो अब लेट्स सी आगे चल के इंशाल्लाह क्या नायमल बनता है, उससे जरूर आपको। अच्छा मुस्तफा साहब, जैसा मैंने कहा कि आज सियासत में हम सिर्फ खानदान, बड़े बड़े खानदानों को ही देखते हैं। साउथ एशिया में एक ट्रेंड ये है। दूसरा जो आपका स्टांस अभी तक रहा है ज्यादातर मामलात में, वो एंटी स्टैब्लिशमेंट रहा है। अब एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया पाकिस्तान में बिकता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अमली सियासत में वो चलता नहीं है और इसका आपको भी इदराक है। अगर आप एक ऐसे स्टांस के साथ एक सियासी जुमात लेकर आगे बढ़ते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद आपको ना हो, कितनी कामयाबी आपको मिल सकती है? आदिल भाई, अनफॉर्चुनेटली और मेरे मुंह में खाक, वीव रन आउट ऑफ टाइम। जिस नहज पे हम खड़े हैं, जितनी मैं आपके सामने बयान करूं कि सूरत हाल खराब है, उससे सूरत हाल कहीं ज्यादा खराब है। आप खुद इस बात को समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, जिस हिसाब से हमारे खतरनाक हद तक माशरे में अंधी नफरत और अकीदत में हम बढ़ चुके हैं, हम इस सूरत हाल से निकलने के लिए पाकिस्तान को एक रेडिकल सर्जरी की जरूरत है। आज अगर हम इस जहां पर जिस नहज पे खड़े हैं, ये किसी एक फरीक की गलती की वजह से यहां पर नहीं पहुंचे। इसमें तमाम फरीक शामिल हैं। इसमें हमारी जुडिशरी शामिल है, सियासतदान शामिल है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, मीडिया शामिल है, हमारी बिजनेस कम्युनिटी शामिल है। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को इस जगह पर पहुंचाया है। और अगर इस मौके पे भी हम रियलिस्टिक, सच्ची, ऑनेस्ट गुफ्तगू नहीं करेंगे तो हम अपने साथ और अपने मुल्क के साथ फिर एक ज्यादती कर रहे होंगे। और वो गुफ्तगू क्या है? वो गुफ्तगू हमें ये तमाम सख्त बातों को आप सामने लेकर आना होगा, उन पर गुफ्तगू करनी होगी कि ये पाकिस्तान इस जगह पर आज खड़ा है कि आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कि 1.5 करोड़ लोग जो है वो सतह गुर्बत से फिर एक दफा इन पिछले चंद महीनों में 1.5 साल के अरसे में नीचे जा चुके हैं। हमारे सामने ये खतरनाक हद तक ये फिगर मौजूद है कि पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह है वो भारत और बांग्लादेश से ज्यादा हो चुकी है। 9 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुल्क चल नहीं पा रहा। तो ये सारे क्राइसिस दूर करने के लिए हमें एक ऑनेस्ट डिस्कोर्स की जरूरत है। उस डिस्कोर्स में सबसे पहले हमें ये चीज तय करनी पड़ेगी कि ये मुल्क चलाना किसका काम है। हम जिस तरीके से भी चलाते आए हैं, हमने डायरेक्ट डिक्टेटरशिप्स देखी हैं, हमने हाइब्रिड रूल देखा है, हमने हाइब्रिड प्लस रूल भी देखा है, तो मुल्क तो नहीं चल पाया। तो अब हमें कुछ सोचना तो पड़ेगा, अपनी गलतियों को तो देखना पड़ेगा। तो हमें ये, मेरे ख्याल से वक्त है कि हमें इसमें, चाहे आप उस गुफ्तगू को एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नाम दें, आप उस गुफ्तगू को जो भले नाम दें, एक रियलिस्टिक डिस्कोर्स की जरूरत है कि हम इस मुश्किल सूरत हाल से कैसे निकल सकते हैं। सबको अपनी गलतियां तस्लीम करनी पड़ेंगी। मैं समझता हूं काजी फाइज ईसा साहब ने बहुत अच्छी इब्तिदा की। उन्होंने पहले दिन अपने इदारे की गलतियां उन्होंने तस्लीम की। उन्होंने कहा कि हाँ, भुट्टो का अदालती कत्ल गलत था। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें डिक्टेटरों को स्टैंप, उनको मोहर नहीं उनके रूल पे लगानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे साहब का चीफ जस्टिस का फैसला गलत था, जिसमें उन्होंने रिकोटिक को साइड पे रखा और मुल्क को अरबों डॉलर के जुर्माने अदा करने पड़े। उन्होंने कहा कि जुडिशियल एक्टिविज्म की अच्छी रस्में नहीं पड़ी। तो जब ये सारी हम अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो मेरा यही ख्याल है कि हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी गलतियों को भी तस्लीम करना होगा और एक प्रॉपर रिफॉर्म एजेंडा के साथ जब आप ये गुफ्तगू इनिशिएट करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तो उसमें रास्ता पाकिस्तान के अवाम और हम सब के लिए एक खुलेगा। आखिर में मुस्तफा साहब, मेरी इत्तलात तो ये कि जुमात का तो नाम भी फाइनल हो चुका है। चले, ये वक्त आने पर आपको बताएंगे। There's still many bridges to cross and hopefully inshallah if we cross them, तो फिर आपको जरूर, जाहिर बात है, आपसे क्यों छुपाएंगे। चले, मुस्तफा नवाज खोकर साहब, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पीटीआई के सीनियर रहनुमा और मारूफ लॉयर जनाब हामिद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। चेयरमैन पीटीआई अपने देरीना साथी से मायूस हो गए हैं। अपनी हमशीरा से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में पुराने साथी से शिकवा भी कर डाला। अलीमा खान कहती हैं चेयरमैन पीटीआई सदर आरिफ अलवी से मायूस हैं, जो उनका आईनी किरदार था वो नहीं निभा पाए। अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी कि इलेक्शन अनाउंस करें। उस पर वो बहुत दुखी थे कि उनका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना। अडियाला जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में हर गुज़श्ते दिन इजाफा होता जा रहा है। आज लाहौर पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान और पार्टी के रहनुमा असद उमर की 9 मई जिनाह हाउस हमले केस में गिरफ्तारी मांग ली है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी में मुश्तबा अफराद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान पुलिस ने गिरफ्तारी की इस्तदा की। अदालत ने जिनाह हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में वकला को हतमी दलाल के लिए तलब कर लिया और मुल्जिमान की अबूरी जमानतें हैं उनमें 16 अक्टूबर तक तोसी कर दी है। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त जमानत की। इन कैमरा समाअत के खिलाफ इस्तदा मंजूर करते हुए खुली अदालत में समाअत करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। इससे पहले खुसूसी अदालत ने इमरान खान, शाह महमूद के खिलाफ साइफर केस की समाअत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा होने के बायस बगैर कार्रवाई 9 अक्टूबर तक कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी थी। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मारूफ लॉयर जनाब हामिद खान साहब। हामिद खान साहब, इस वक्त तकरीबन तमाम सियासी जमातें जो हैं उन्होंने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। आपकी पार्टी कैसे इलेक्शन में जाएगी, प्लान क्या होगा, इस पर क्या अभी तक कोई डिस्कशन वगैरह, कोई मीटिंग वगैरह हुई है? देखिए, इसमें बहुत सारे मसाइल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है इस वक्त, उनकी वजह से नहीं जो कि छोड़ के चले गए हैं। वो तो कभी भी पार्टी के साथ सिंसियर नहीं थे, लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं वो उनको जेलों में बंद किया हुआ है या वो उन्हें मजबूर किया हुआ है कि वो कहीं अंडरग्राउंड हो जाए। इसलिए पार्टी बड़ी डिफिकल्टी में है कि हमारा जो जेन्युइन वर्कर है और हमारी जो जेन्युइन लीडरशिप है वो नहीं कि जो छोड़ के गई है, वो तो सही नहीं हमारे, तो वो भी इस वक्त बड़ी मुश्किलात में है। वो खुल के काम नहीं कर सकते, अपने कंस्टिट्यूएंसीज में नहीं जा सकते और ऑर्गेनाइजेशन का काम इस वक्त कोई नहीं कर पा रहा, इसलिए कि हर किस्म के खौफ में लोगों को मुब्तला किया गया है, झूठे मुकदमात में उलझाया हुआ है। लिहाजा खुल के काम करने का तो मौका ही नहीं दिया जा रहा, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। हर पार्टी को बराबर का मौका मिलना चाहिए और उसके लीडर्स को कि वो पार्टी के को ऑर्गेनाइज करें, इलेक्शन के हवाले से टिकट्स साइन करें लोगों को और भी सारा कुछ। तो ये बहुत बड़ी मुश्किलात है जो फेस की जा रही है इस वक्त पार्टी में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, बिल्कुल भरपूर हिस्सा लेने का इरादा रखती है, लेकिन हम तवक्को करते हैं कि उसको उनकी लीडरशिप को एक मौका दिया जाएगा कि ये पार्टी की क़यादत कर सकें और पार्टी के इलेक्शन में हिस्सा लेना है, उसमें खुलकर उनको कैंपेन करने की इजाजत मुहैया की जाएगी। अच्छा हामिद खान साहब, आज चेयरमैन पीटीआई की बहन उनसे मिलकर आई और चेयरमैन पीटीआई ने सदर आरिफ अलवी के बारे में मायूसी का इजहार किया, उनके किरदार के बारे में कि उन्हें इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए था। सदर मुमलिकत के किरदार को तहरीक इंसाफ के जाविये से आप कैसे देखते हैं? देखिए, जनरली भी हम यही समझते हैं कि आरिफ अलवी साहब का जो रोल है बतौर पाकिस्तान के सदर के, आइन के तहत, आइन में जो सबसे बड़ा ओहदा भी सदर का ही होता है, वो सिंबॉलिक होता है, लेकिन जो काम आइन ने उनके सुपुर्द किया हुआ है उसको पूरा करने में उन्होंने काफी कमजोरी दिखाई है। जैसे कि अगर नेशनल असेंबली 9 अगस्त को डिसॉल्व हुई थी तो उसके साथ ही जरूरी था कि तारीख देते हुए दिन वो एक बहुत बड़ी कमजोरी दिखाई उन्होंने। बाद में इलेक्शन कमीशन के फलां तारीख तक आप इलेक्शन का ऐलान करें, अव्वल तो जो उनको जो उनके जिम्मे जो जिम्मेदारी लगाई है
उसको पूरा नहीं किया, और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जिम्मेदारी उनसे हटके है, क्योंकि असल तो जिम्मेदारी आइन के तहत है ना, और सदर की थी जो तारीख देते जी। उसमें उन्होंने कमजोरी दिखाई है या किसी दबाव के तहत आ गए हैं, जो कि अफसोसनाक बात। अच्छा हामिद खान साहब, एक सवाल है, अगर चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन या कोई अदालत भी पार्टी ओहदे से अगर उन्हें हटा दिया जाता है तो बैकअप प्लान क्या होगा पीटीआई का? देखिए, हर सूरत इलेक्शन हमने लड़ना है, और ये इमरान खान साहब ही पार्टी के हेड हैं। अगर उनको ये लोग किस तरह डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी इमरान खान साहब ही को पार्टी का जो है रहनुमा तस्वर किया जाएगा। जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो इमरान खान साहब के ही वहाँ पे इलेक्शन लड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरकीब होगी। मैं समझता हूँ जो लोग इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको किस तरह से अदालत से कहीं से डिस्क्वालीफाई कराया जाए, तो वो तो उम्मीद है कि वो इस कोशिश में कामयाब नहीं होंगे। अगर किसी वजह से हो भी जाते हैं तो तब भी इमरान खान साहब की ही पार्टी और उन्हीं के ही नॉमिनी तस्वर होंगे जो भी पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे बल्ले के। ठीक है। अच्छा हामिद खान साहब, ठीक है, साइफर केस में दरख्वास्त जमानत की जो समाअत है वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक खुली अदालत में होगी। अच्छा फैसला है? अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रिस्ट्रेन होता है या ट्रांसपेरेंसी होती है वो खुली अदालत होती है। कोई चीज जो कैमरे में होती है वहाँ जो है ना पब्लिक को कॉन्फिडेंस होता है, ना ये कानूनी तौर पर दुरुस्त अमल होता है। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा फैसला किया गया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त आई है कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़, अहद चीमा और फवाद हसन फवाद को ओहदों से हटाया जाए, तभी शफाफ इलेक्शन यकीनी हो सकता है। क्या आप समझते हैं कि इनके होते हुए शफाफ इलेक्शन पर एक सवालिया निशान होगा? देखिए, वो सिर्फ इन दोनों के ओहदे पर रहने या ना रहने की वजह से तो नहीं होगा, क्योंकि उनके बारे में किसी किस्म का भी कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को। वैसे भी केयर टेकर है, उनको 90 दिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इलेक्शन में तो बुनियादी बात तो ये है कि आया उन प्रॉपर सिक्योरिटी और प्रॉपर प्लेइंग फील्ड, इक्वल प्लेइंग फील्ड दिया जाता कि नहीं, फैसला तो वहां पर होना है। लिहाजा अव्वल तो काकड़ साहब मेरे नजदीक ज्यादा 90 दिन ही रह सकते हैं। उसके बाद जितने दिन भी वो रहेंगे वो आइन की मंशा के खिलाफ होगा, इनके खिलाफ होगा। ठीक है हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।